हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लाइन बाय लाइन बिल्कुल कोई हमें करा दे, इसी के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर आए हो। और तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लाइन बाय लाइन। मैं चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर है जो शेयर कर दें। और तो फिर चलिए शुरू करते हैं यहाँ से इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लाइन बाय लाइन रिवीजन। ओके, कहता है कि पैंडास का इंट्रोडक्शन, जिससे स्टार्टिंग करते हैं कि पैंडास आखिरकार क्या है। क्या पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अभी तो आपको सेक्शन बी है जो वो लिखने वाले क्वेश्चंस के अंदर से है, तो ऑब्वियसली आ सकता है एक्सप्लेन पैंडास, एक्सप्लेन मैटप्लॉटलिब। ओके, कहता है कि पाइथन जो पैंडास है, पैनल डेटा सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। कहता है कि ये क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है। क्यों पाइथन यूज कर रही है? क्योंकि पाइथन को डेटा को जब एनालाइज करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, तो उसको एक एक्स्ट्रा डेटा साइंस की एक लाइब्रेरी है जिसकी जरूरत पड़ती है, और वो है आपकी पैनल डेटा सिस्टम। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रक्चर डेटा एफिशिएंटली। क्योंकि जब आप पूरी समरी देखोगे अपनी क्लास 12th आईपी की, तो आपने कुछ नहीं किया। आपने कभी डेटा को उठा के यहाँ रखा है, कभी आपने यहाँ रखा है, कभी आपने नया कॉलम ऐड किया है, कभी पुराने कॉलम को डिलीट किया है, कभी आपने रो को फैच, मतलब आपने डेटा के साथ ही खेला है ना। सो यस, इसका काम ही क्या है? हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। डेटा के साथ ही काम करती है ये हमारी जो लाइब्रेरी है। अब पाइथन जो पैंडास लाइब्रेरी है पाइथन की, तो इसको बनाने वाले जो शख्स हैं वेस मकैनी, 2008 में इन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया था। मेन डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर आप दो यूज करते हो। वन डायमेंशनल, जब हमें चीजों के साथ काम करना है तो हम सीरीज की मदद है जो लेते हैं। फिर हमें टू डायमेंशनल के साथ, यानी कि अगर हम एक टेबल को इमेजिन कर रहे हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, तो दैट मीन्स हम डेटा फ्रेम की बात है जो कर रहे हैं। एक और है पैनल, जिसको हम यूज करते नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम दो पर फोकस है जो यहाँ पर कर रहे होंगे। वन डायमेंशनल यानी कि हम सीरीज की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल यानी कि हम डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं। क्यों यूज किया जाता है? इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स, क्लीन, फिल्टर, एनालाइज लार्जर डेटा सेट इजीली। क्योंकि डेटा के साथ में काम है ना, सो कभी पुराने डेटा को हटाना है, कभी नए डेटा को ऐड करना, कभी फैच करना, तो जितने भी डेटा के साथ में हम काम कर सकते हैं उसके लिए ये हमें बहुत पावरफुल टूल्स है जो प्रोवाइड कराता है कौन? पैंडास। ओके, तो ये पैंडास की एक इंट्रो की कहानी थी। अब आप अपनी भाषा में इसको लिख रहे होंगे। एक बार पेपर में आता है कि एक्सप्लेन लाइब्रेरीज क्या है। लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स, फंक्शंस होते हैं प्री रिटन, पहले से रिटन। जैसे पैंडास की बात कर ले तो उसमें सीरीज के अंदर जितने भी चीजें हैं, क्या वो आपने लिखी? नहीं, वो पहले से प्री डिफाइन है। सीरीज हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, है ना। तो पहले से उसके अंदर प्री रिटन कोड है। हमें तो बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक, मैं मान लीजिए कोई सीरीज बनानी थी, मुझे वन डायमेंशनल डेटा के साथ काम करना है, तो मतलब मुझे पैंडास लाइब्रेरी है जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके अंदर हमारे पास फंक्शन बना हुआ है सीरीज का, डेटा फ्रेम का, है ना। और उन डेटा फ्रेम सीरीज के अंदर फर्दर हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी कॉलम को, या मुझे नया कॉलम जोड़ना है, तो ऐसे ये सारी चीजें क्या है? प्री डिफाइंड है ना। पैंडास लाइब्रेरी की अगर अकेली मैं इसी की बात करूं, ये तो पूरा जनरल आपको लाइब्रेरीज बता रहा है कि व्हाट इज लाइब्रेरी। तो मुझे अगर ऐसे ऑपरेशंस करने हैं तो मुझे पहले पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब मैं जाकर के वो जो प्री रिटन कोड है ना उनका यूज कर सकते हैं। इन पाइथन लाइब्रेरीज लाइक पैंडास प्रोवाइड रेडी टू यूज टूल्स। हमने नहीं बनाए उनको, वो पहले से बने हुए हैं, रेडी है यूज करने के लिए। बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे टूल्स हैं। उन टूल्स की हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं जो कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। ये तो एक पैंडास लाइब्रेरी की ही बात है। हमें मैथ्स मॉड्यूल है, मैथ्स मॉड्यूल मुझे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब उससे न जाने कितने ऑपरेशन है जो मैं कर सकती हूँ। अब हम मैटप्लॉटलिब है उसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल पाइथन नमपाई है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको पाइथन सपोर्ट करता है। तो ये है डेफिनेशन लाइब्रेरीज की। अब जब हम दो चीजों की बात करते हैं, द वन दैट इज सीरीज एंड द वन दैट इज डेटा फ्रेम। सीरीज यानी कि मैं एक स्ट्रक्चर, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसकी बात कर रही हूँ। टू डायमेंशनल यानी कि जहां जहां तुमने इमेजिन किया रोज एंड कॉलम्स को, वो बात हो रही है किसकी? डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। आप रोज कॉलम्स को इमेजिन कर रहे हो, है ना, टू डायमेंशनल है ये। तो वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? डेटा फ्रेम के बारे में। सीरीज की बात है यानी कि हम वन डायमेंशनल एक ही हिस्से की बात है जो यहाँ पर कर रहे हैं। सीरीज डेटा वैल्यू इज म्यूटेबल। देखो दो चीजें हैं, एक तो है क्या है सीरीज, दूसरा क्या है डेटा फ्रेम। इनके साथ भी दो चीजें हैं, एक है इनका
डेटा और दूसरा है इनका साइज। देखो अगर सीरीज के साथ डेटा की बात करें तो बदला जा सकता है, बिल्कुल। डेटा फ्रेम के साथ यस हम बदल सकते हैं, डेटा फ्रेम का साइज भी बदला जा सकता है, बट यहाँ एक इकलौती चीज है, वो है सीरीज का साइज, जिसको हम बदल नहीं सकते। द साइज दैट इज इम्यूटेबल। आपको कोई डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पर पैंडास प्रोवाइड नहीं कराता है कि भाई आप जो है वो साइज चेंज कर लो, इसका नहीं कर सकते। इट मीन्स एलिमेंट्स वैल्यू कैन बी चेंज वेन एवर रिक्वायर्ड। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर भी वैल्यूज आर म्यूटेबल। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम एज वेल। सीरीज साइज इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स साइज कैन नॉट बी चेंज। साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट once created cannot change. If you want to add or drop an element internally, a new series will be created. ठीक है, हमने अगर कभी साइज चेंज करने की कोशिश करी और हमने कहा कि भाई ये तो हो गया, एक्चुअली में इंटरनली आपकी एक नई सीरीज है जो क्रिएट हो जाती है। तो यस, आप साइज नहीं क्रिएट कर मतलब चेंज नहीं कर सकते, बट वहीं पर डेटा फ्रेम के केस में द साइज इज म्यूटेबल। कहता है कि सीरीज एलिमेंट्स मस्ट बी होमोजीनियस। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो किसी भी एक टेबल का, टेबल के अंदर मैंने डाला नेम्स, मैंने डाला मार्क्स और मैंने डाला सिटी। अब देखो क्या है कि ये एक हिस्सा है, ये एक कॉलम है, ये क्या एक सीरीज है। अब इस सिटी के अंदर सारी वैल्यूज रिलेटेड टू सिटी होंगी ना। मैं यहाँ पर 5.6 करके डाल करके क्या करूंगी, तो सारी की सारी एक ही डेटा से रिलेट है जो होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर ये और कॉलम्स में इसके साथ जोड़ देती, यानी कि मैं डेटा फ्रेम की बात करने लग जाती तब, तो उसमें डेटा कैसे आता है, हेट्रोजीनियस आता। मतलब इसमें आप सिटी भी डालोगे, इसमें आप मार्क्स भी डालोगे, इसमें आप नेम्स भी डालोगे, तो डेटा फ्रेम के अंदर डेटा हेट्रोजीनियस में होता है। यानी कि इट कैन कंटेन कॉलम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट इन एनी सिंगल कॉलम डेटा शुड बी होमोजीनियस, क्योंकि वही एक सीरीज है। तो आप अगर सोच रहे हो कि बहुत सारे कॉलम्स मिलकर के एक सीरीज बना रहे हैं, तो बिल्कुल ये सारे के सारे डेटा फ्रेम बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, सब मिलकर के आपका एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सीरीज की बात करते हैं इकलौती की, तो उसमें डेटा आपका होमोजीनियस होता है। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए पैंडास और नमपाई के बीच में अंतर क्या है, तो देखिए ध्यान से, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस, इट सपोर्ट्स डेटा फ्रेम एंड सीरीज। बिल्कुल कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिकल पाइथन। इसमें डेटा मैनिपुलेशन इसको हम यूज करते हैं, यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालाइज करने के लिए। नमपाई एरेज आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर ओनली, बट इसमें आप पोजिशनल तो है ही, कह रहा आप लेबल्ड इंडेक्सेस भी है जो दे सकते हो, मतलब अपनी मन मुताबिक भी आप इंडेक्सेस के नाम है जो रख सकते हो। NumPy arrays do not have built-in support for handling missing data, बट जब हम इसकी बात करते हैं पैंडास की, तो यस मिसिंग डेटा के साथ ऑटोमेटिकली डील हो जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट कहता है कि इट इज फास्टर देन पैंडास व्हेन परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, क्योंकि न्यूमेरिकल पर काम करते हैं तो ये फास्ट है एज कंपैरेटिवली टू पैनल डेटा सिस्टम के, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करता है। ठीक है, जब हमें लार्ज अमाउंट डेटा के साथ काम करना होता है तो हम पैंडास की मदद है जो लेते हैं। कम अमाउंट ऑफ डेटा और न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम करना है तो ये फास्ट काम करता है, तो इसलिए हम NumPy का यूज है जो करते हैं। NumPy arrays आर जनरली मोर मेमोरी एफिशिएंट देन पैंडास डेटा फ्रेम। मेमोरी के मुकाबले अगर हम बात करें तो इट्स मोर एफिशिएंट एज कंपैरेटिवली टू पैंडास। पैंडास डेटा फ्रेम स्टोर डेटा इन अ 2 डायमेंशनल टेबल विद कॉलम्स, रोज एंड रो लेबल। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो NumPy है जो वो मेमोरी एफिशिएंट है। ओके, सो ये अंतर आप लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर सीरीज की बात करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ सीरीज। सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्वप्रथम किसको, इंपोर्ट पैंडास को। ठीक है, जैसे हमने इंपोर्ट पैंडास लिखा, यानी कि ये लाइब्रेरी है ना जो, ये क्या हो गई हमारी इंपोर्ट हो गई। अब मैंने क्या किया, एज PD, एज क्या है, एज ए कीवर्ड है। क्यों, क्योंकि हम इसको एक छोटा नाम देने वाले हैं इस पैंडास को। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमें पैंडास 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 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं जैसे रणछोड़दास, श्यामलदास, चांचड़ बोलने की बजाय रैंचो बोल देते हैं, वैसे एक छोटा नाम हो गया। PD की जगह कोई भी नाम है जो आ सकता है, और हम इसमें आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करेंगे। हम PD1 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल से आइडेंटिफायर हमारा शुरू नहीं होगा, है ना। अंडरस्कोर के अलावा कुछ और हम दे नहीं सकते। तो ये रूल्स हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो एक बार हमने पैंडास इंपोर्ट कर लिया, अब हम सीरीज का S बड़ा करेंगे और ये एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई। अगर मैं चाहती हूं कि मैं कोई सीरीज क्रिएट करूं किससे, एक
स्ट्रिंग से तो बस मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालनी है, अगर मैं एक ट्यूपल से तो मुझे यहाँ पर अंदर एक ट्यूपल डालना है, मैं लिस्ट से तो एक लिस्ट डालूंगी, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी डालूंगी। इन ऊपर वाले केसेस में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते तो इसमें 0 1 2 ऑटोमेटिकली पोजिशनल इंडेक्सेस आ जाते और ये 10 20 और 30 क्या हो जाते यहाँ पर ये हमारी उनकी वैल्यूज हो जाती। अब अगर हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो डिक्शनरी के केस में क्या होगा, डिक्शनरी के केस में ऐसा होगा कि पोजिशनल इंडेक्सेस नहीं आएंगे, इसकी जो कीज होंगी ना वो आपके इंडेक्सेस बन जाएंगे, इट विल बी लाइक दिस 1 and 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनडी एरे की। सबसे पहले एरे क्रिएट करना आना चाहिए, बस एरे क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पास कर दिया इसके फंक्शन के अंदर, दैट्स इट, इट्स क्रिएटेड। स्केलर वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू आप दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है, इंडेक्स आपके 1 2 3 होंगे और एक ही वैल्यू आपकी आएगी हर जगह, दैट्स कॉल्ड द स्केलर वैल्यू। रेंज के केस में क्या होने वाला है, रेंज के केस में आपको पता है कि रेंज एक पाइथन का फंक्शन है जो कि सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है। अब अगर हमने लिखा रेंज में 1 2 6 तो मतलब वो 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आप अंत में देते हैं ना ये उससे एक ठीक कम तक है जो चलता है, तो इस केस में हमारे पास हमारी सीरीज में ये वैल्यूज होंगी और ऑटोमेटिकली उनके इंडेक्सेस ये हैं जो हो जाएंगे। इंडेक्स बेस्ड अगर हम बात करें और लेबल्ड बेस की हम बात करें, अगर हमें वैल्यूज को फैच करना है तो लेट सपोज कि अगर ये आपकी सीरीज है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं जो डाल रखी हैं, ठीक है, और अब मुझे मान लीजिए इसको फैच करना है, अगर ये मेरी सीरीज ऐसे है तो मतलब मैं इसको इससे फैच कर सकती हूं ऐसे। अगर इनकी जगह पोजिशनल होता, मैं ए बी सी डी लिखती तो मुझे यहां सी लिखना पड़ता उसके लेबल से उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब अगर हमें मल्टीपल को एक्सेस करना है, चाहे वो लेबल्ड बेस्ड हो चाहे वो इंडेक्स बेस्ड हो, आपको हमेशा डबल ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पर लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी तो मतलब मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज की जरूरत है, तो मुझे हमेशा इसको डबल ब्रैकेट में देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर ऐसा करती हूँ कि 0 1 कॉमा 2 कॉमा 1 तो क्या होगा, 0 नंबर कॉलम 1 2 और 1 नंबर कॉलम आपके पास फैच होगा। और क्या चाह रहे हैं हम, डबल ब्रैकेट यहां पर चाह रहे हैं, तो डबल ब्रैकेट का बिल्कुल ध्यान रखना जब हमें एक से ज्यादा वैल्यूज को फैच करना है। ठीक है, अब स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग में हमेशा क्या होता है कि जो लास्ट वाला होता है ये एक्सक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन लेबल्ड के अंदर जब मैंने ई रखा तो ये ई को इंक्लूड करेगा। तो मतलब अगर हम इस केस की बात करें, मैंने लिखा 1,4 तो मतलब 1 2 और 3 नंबर इंडेक्स आपके पास फैच होके आएंगे। स्लाइस मतलब एक डेटा का टुकड़ा आपको चाहिए, तो टुकड़ा कहां से शुरू हो कहां पर खत्म हो वो आपने बताया है। वहीं पर अगर मैं लेबल्ड से स्लाइस करना चाहूं तो ये बी से लेकर के ई भी इंक्लूड होगा बट ऊपर वाले में नहीं होगा। ठीक है, ई इंक्लूड होगा तो बी से ई के बीच में जो भी आ रहा है दैट विल बी डिस्प्ले टू यू। अब मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, अगर मैंने कहा ना वैल्यूज आर कैन बी मॉडिफाइड इन सीरीज एंड डेटा फ्रेम बट द साइज ऑफ द सीरीज इज इम्यूटेबल। अगर मैंने लिखा इसके 0 में आ जाए 35 तो जो भी इसका 0 होगा वहां 35 मॉडिफाई हो जाएगा। मल्टीपल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से, एज वेल एज अगर आप इक्वल्स टू करके वैल्यूज डालते हैं तो 1 और 3 नंबर इंडेक्स पर 1575 आ जाएगा। स्लाइसिंग के थ्रू भी यू विल बी एबल टू मॉडिफाई द डेटा, यानी कि इसका मतलब 1 2 3 नंबर पर आपके पास 0 सेट हो जाएगा। सेम इसके केस में है, इसमें सी इंक्लूड होगा। अब अगर हम इसके इंडेक्सेस की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। इंडेक्स एट्रीब्यूट आपको सारे इंडेक्स डिस्प्ले कराएगा। वैल्यूज में एरे की फॉर्म में आपके पास सारा का सारा आउटपुट आएगा। डी टाइप्स में आपके पास डेटा टाइप रिटर्न होगा आपकी सीरीज का, कि क्या डेटा टाइप, क्या वो सारे ऑब्जेक्ट हैं उसमें सारे क्या वो इंटीजर है या सारे फ्लोट है, उसके अंदर वो टाइप आएगा। शेप में हमेशा आपका आंसर एक ट्यूपल में आता है। अगर आपकी ये एक सीरीज है, ठीक है, ये आपकी सीरीज है, तो शेप आपको हमेशा आंसर करेगा 3 कॉमा, क्योंकि इसमें कॉलम होता नहीं है तो कॉलम का हिस्सा एम्प्टी रहता है। अब अगर हम n बाइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, चलेंगे तो आगे हमने देखा यहाँ पर शेप के बाद में हम लोग n बाइट्स की बात करते हैं। तो n बाइट्स में देखो क्या है, अगर हम इसी की बात करें तो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं, मतलब इसका साइज कितना है 3 मल्टीप्लाई 8 सो 24 इसके अंदर आपका आंसर है जो आ जाएगा। मतलब 8 बाइट्स मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जो भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी मल्टीप्लाई 8 के साथ में आपका आंसर आएगा। जैसे कि आप कह लो कि मैंने एक और वैल्यू डाल दी 33, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी 4, तो आपके पास 32 इस केस में आंसर है जो आएगा। ठीक है, टोटल साइज मल्टीप्लाई 8 होगा, राइट। अब हम एनडिम की बात करते हैं तो एनडिम हमेशा आपको सीरीज के केस में 1 आंसर करता है और डेटा फ्रेम के केस में हमेशा आपको 2 आंसर करेगा, क्योंकि ये डिम डायमेंशन बताता है। एक बार पेपर में आया भी था ये वाला। साइज और शेप, इन दोनों में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है जो होती है शेप के अंदर और साइज के अंदर। शेप में आपका हमेशा आंसर ट्यूपल में आता है। जैसे लेट सपोज इफ दिस इज योर सीरीज,
ठीक है, दिस इज योर सीरीज। तो अब अगर मैं शेप करूंगी तो इसका आंसर विल बी 4 कॉमा आएगा, बट अगर मैंने साइज किया तो इसका आंसर विल बी 4 मतलब एक इंटीजर में आंसर आएगा और यहां पर एक ट्यूपल में आंसर आता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक इंटीजर है, बट ये क्या है, ये एक ट्यूपल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साइज हमेशा इंटीजर में आंसर करता है और शेप हमेशा ट्यूपल में आंसर आपको करेगा। आइटम साइज हमने अभी थोड़ी देर पहले n बाइट्स किया था ना, उसमें मैंने कहा था कि 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हर किसी का जो साइज है ना वो यहाँ पर 8 बाइट है। तो जब हम आइटम साइज करेंगे, ठीक है, सीरीज डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज करना, अगर हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो चलेगा नहीं। न्यू वर्जन है जो हमारे पास पैंडास का, उसमें सीरीज डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज आपको करना पड़ेगा। तो 8 आपके पास आंसर आएगा। हैज, नेंस और एम्प्टी दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर करते हैं। हैज नेंस यानी कि आपको बता रहा है कि कितनी नैन वैल्यूज है, मतलब है कि नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये फॉल्स कहेगा बिकॉज इसमें सारी वैल्यूज कुछ ना कुछ हैं। बट सपोज इफ आई एम पुटिंग देयर अ नल वैल्यू, नैन वैल्यू, तो इट्स आंसर विल बी ट्रू, कि कोई तो नल वैल्यू है ना, है तो फिर ट्रू करेगा। एम्प्टी के केस में आपके पास हमेशा ट्रू आंसर आएगा अगर आपकी सीरीज खाली है, बट अगर आपकी सीरीज में कुछ ना कुछ वैल्यू है तो ये आपको फॉल्स आंसर करेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली डेटा टाइप्स यहां पर है जो ढंग से याद रखने की कौन किसका आंसर कैसे आने वाला है। ओके, सो अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब मेथड्स इन अ सीरीज की बात कर लेते हैं। देखो, सीरीज के अंदर मेथड यानी कि फंक्शन। लैन क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि साइड से क्या मिलेगा आंसर, इससे भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही पता चलेंगी। लैन एक फंक्शन है, तो फंक्शन से भी आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही पता चलेंगी। ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक फंक्शन है। देखना यह है कि पूछा क्या है हमसे। 99.99% एक एट्रीब्यूट ही पूछा जाएगा। तो एट्रीब्यूट यानी कि हम बिना इस पैरेंथेसिस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर शेप की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, तो ट्यूपल में आंसर आएगा। बताता तो वो भी है साइज, तो 3 कॉमा का मतलब है कि उसमें 3 रो हैं, कॉलम्स तो होता नहीं सीरीज के अंदर। काउंट ये आपको नॉन नैन वैल्यूज बताएगा, 0 1 2 और मैंने कहा 3 और यहां पर नल और 44। तो अगर मैंने काउंट किया तो वो 2 आंसर करेगा क्योंकि एक वैल्यू नल है, बट अगर मैंने इसमें साइज किया या लैन किया तो वो 3 ही आंसर करेगा। ठीक है, हेड यानी कि ये बाय डिफॉल्ट, टेल भी बाय डिफॉल्ट ये जो है 5 वैल्यू दिखाते हैं। हेड ऊपर की 5 वैल्यू बाय डिफॉल्ट दिखाएगा, टेल डाउन की 5 वैल्यूज है जो दिखाएगा। बट अगर मैंने इसके अंदर दे दिया मान लो 3, तो ये ऊपर की 3 वैल्यूज दिखाएगा। अगर मैंने यहां दे दिया 3 तो ये डाउन की 3 वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है, ड्रॉप यानी कि हमें कोई ना कोई इंडेक्स है जिसको रिमूव करना है, तो हम बेसिकली इसको तो डेटा फ्रेम के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर ऑपरेशंस की, यानी कि हमारी सीरीज है, हम अपनी सीरीज को मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं या फिर +5 कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी सीरीज ही उसके साथ प्लस या मल्टीप्लाई है जो होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर सीरीज, मैंने यहां पर लिखा +2, तो अब क्या होगा, अगर हम अब इसकी बात करें तो हमारी सीरीज का जो एक एक एलिमेंट है ना वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं यहां पर ऐसा करती क्या कि मेरे पास 1 2 3 और अब मुझे इस लिस्ट के केस में यहां मैं प्लस कुछ और नहीं कर सकती, मुझे लिस्ट ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके केस में नहीं है, सीरीज के केस में तो ये तो कंकैट हो जाएगा, ऊपर वाला आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक और केस देख लेते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया और मैं अगर यहां पर मल्टीप्लाई 2 कर रही हूं, तो ये रेप्लिकेशन है, इसमें क्या होगा आपकी एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 2 4 और 6 आएगा सीरीज के केस में आंसर। तो दिस इज योर वेक्टर ऑपरेशन। अरिथमेटिकल ऑपरेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी थी कि आपकी जो सीरीज है और दूसरी सीरीज है उसमें सेम इंडेक्स वाले आपस में जुड़ते घटते हैं, लेकिन अगर सेम इंडेक्स नहीं है तो क्या होगा, तब नैन आपके पास में आंसर है जो आता है। इसको मैंने बड़े ढंग से बता रखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। फिल्टर करना है अगर आपको डेटा, अगर मैंने कहा s बड़ा है 10 से, तो आपका आंसर बूलियन में आएगा, ट्रू और फॉल्स में। लेकिन मुझे अगर फिल्टर करना है तो मैं ऐसे करके इसको ऐसा करूंगी, तब आपके पास डेटा विल बी फिल्टर आउट। जैसे कि अगर हम इसकी बात कर ले तो मेरे पास में अगर ये मेरी एक सीरीज है जिसका नाम है D1, अगर ये मेरी एक सीरीज है, एक सेकेंड, अगर ये मेरी एक सीरीज है जिसका नाम है D1 और मैंने कहा बड़े है 2 से, तो मेरे पास बूलियन में आंसर आ गया। बट अगर मैंने यहां पर कहा, अगर मैंने कहा यहाँ पर D1, तो नाउ इट इज गोइंग टू बी फिल्टर आउट। तो द डेटा जो कि उससे बड़ा है 2 से, तो वो आपके पास डिस्प्ले होगा। सॉर्ट वैल्यू से सारी की सारी वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी। सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स से आपके पास में इंडेक्स हैं जो सॉर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा फ्रेम क्रिएशन। सो इफ वी टॉक अबाउट डेटा फ्रेम क्रिएशन, तो आपके पास आपने ये देखना है कि पूछा किससे गया है। दिस इज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, कुछ भी लिखा है, जैसे ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ कुछ भी आपके पास में है, आपको सिर्फ उसका
पहले वाला पकड़ना है, ठीक है। अब आपको उससे क्रिएट करनी है, मतलब इस केस में क्या होगा, एक डिक्शनरी में लिस्ट है जो आएगी, मतलब एक डिक्शनरी है, ठीक है, उसके अंदर आप लिस्ट की बात है जो करोगे। तो जब एक डिक्शनरी में दूसरी मतलब लिस्ट आती है या दूसरी डिक्शनरी भी आती है तो वो हमेशा वैल्यूज की साइड ही जाती है, क्योंकि रूल है कि डिक्शनरी का कीज कभी भी लिस्ट और डिक्शनरी नहीं हो सकता, मतलब म्यूटेबल नहीं हो सकता, हमेशा इम्यूटेबल ही कीज में चीज आती है। तो लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल है, तो दैट मींस यहां तो आ नहीं सकती लिस्ट, आएगी कहां पर, यहीं पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पकड़ना है और इसी का ऑब्जेक्ट आपको डेटा फ्रेम के अंदर डालना है। मतलब अब इस केस में एक डिक्शनरी को आप डालोगे डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। और आपको ये देखना, मतलब दो चीजें देखनी है, पहली चीज की पूछा क्या गया है और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, तो पहला पकड़ना है डिक्शनरी, अब आपको उसको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। क्या है, डिक्शनरी को पुट करना है। अब आपके पास डिक्शनरी है, दूसरी चीज, पहली चीज मैंने बता दी, दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको ये देखना है कि गया क्या है। अगर ये लिस्ट है, डिक्शनरी है, तो आपका डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में आएगा, मतलब जैसे ये नेम है तो ऐसे आया आपका डेटा, नेम, मार्क्स, सिटी, ऐसे खड़ी खड़ी फॉर्म में आया। अब देखो दूसरा देखते हैं, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। तो मतलब मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था कि आपको ये चेक करना है कि बनाना किससे, डिक्शनरी डिक्शनरी, यानी कि एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी आपके पास आने वाली है, ठीक है। अब देखो एक डिक्शनरी में जब दूसरी डिक्शनरी की बात करते हैं तो सीधे तौर पर है कि डिक्शनरी की वैल्यूज ही डिक्शनरी बनेंगी, कीज पर डिक्शनरी आ नहीं सकती। तो मैंने अगर यहां पर लिखा नेम और इसकी वैल्यूज पर दूसरी डिक्शनरी आ गई। अब दूसरी डिक्शनरी में क्या है, एक और की है और उसकी वैल्यू है। तो ध्यान रखना, ये जो बाहर वाली डिक्शनरी है ना, ये ऊपर जाएगी और ये जो अंदर वाली डिक्शनरी है ये इंडेक्स बनेगी और ये इसका डेटा बनेगा, यहाँ कोमल या राम जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के केस में बाहर वाली डिक्शनरी इंडेक्स बनेंगी, कॉलम्स बनेंगी, और अंदर वाली जो डिक्शनरी है उसकी जो कीज है वो इंडेक्सेस बनेंगी, ठीक है। ये तो हर केस में आपको ध्यान रखना है। ऊपर डिक्शनरी ऑफ लिस्ट था तो उसमें भी जो डिक्शनरी थी उसकी कीज क्या बनी थी, ऊपर एट्रीब्यूट्स बनी थी, यानी कि कॉलम्स बनी थी, है ना। अब आ गया ये वाला केस जिसमें क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। रूल नंबर 1 क्या देखना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। अब ये चीज फिक्स है कि एक लिस्ट में दूसरी डिक्शनरी आएगी और मैं ये लिस्ट को इसके अंदर डालूंगी। तो जब लिस्ट डालेंगे तो डेटा ऐसे जाएगा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट होता तो डिक्शनरी जाती ना डेटा फ्रेम में, तो डेटा ऐसे ऐसे आता, ठीक है। तो अब आपका डेटा कैसे आएगा, ऐसे लेटी हुई फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपके पास देखो ये आएगा कोमल, कहां गया, हाँ, तो कोमल इस ऐसे देखो, शिवानी का डेटा ऐसा, देखो इनका डेटा ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये ट्रिक है, इससे बेहतर ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती पेपर में, मतलब 2 सेकंड में आप कह लो कि आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि मैम ने रूल नंबर 1 बताया है कि इसको देखना है, ठीक है। ये आप डेटा फ्रेम के अंदर डालोगे। अब पता चल रहा है कि उस लिस्ट में लिस्ट डालनी है। और मैम ने ये भी दूसरा रूल बताया कि अगर आपका यहां पर एक डिक्शनरी जाती है तो डेटा ऐसे आता है, बट इस फॉर्म में लिस्ट आ रही है तो डेटा ऐसे आया। चेक करें, ये देखो आपका डेटा इज कमिंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। अब आएगा डिक्शनरी ऑफ सीरीज, यानी कि आपको गर्दन पकड़नी है सबसे पहले इसके अंदर सीरीज है जो होंगी, ठीक है। अब इसकी अंदर सीरीज होंगी और ये आपने यहां पर डालोगे तो डिक्शनरी है तो डेटा ऐसे आएगा। तो मतलब आपके पास कोमल, मन्नू, पूनम है जो ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। अब आपके पास अगला क्या है, अगला इज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स देखते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर देखो इंडेक्स, यानी कि आपको सारे के सारे इंडेक्स डिस्प्ले हो जाएंगे। कॉलम्स एस लगा होता है, ये 3 बार पेपर के अंदर आ चुका है, लगातार कॉलम्स एस होगा, इसके आगे कभी भी हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। एक्सेस यानी कि रोज एंड कॉलम दोनों डिस्प्ले होंगे। साइज में क्या होगा, जैसे अगर आपका ये डेटा फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, इसमें मेरे पास में एक और रो मैं मान लेती हूँ, तो इसमें कॉलम कितने हैं आपके पास, 3 है, रो कितनी है आपके पास, 4 है, तो मल्टीप्लाई होकर के 12 आपके पास आ जाएगा इस केस में। बाय द वे कोई भी डेटा फ्रेम हो, रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं। डेटा टाइप्स, आपके पास हर कॉलम का क्या डेटा है, जैसे नेम है तो नेम में सारे ऑब्जेक्ट है, मार्क्स है, मार्क्स में सारे फ्लोट्स हैं, इस तरीके से। शेप में आपका आंसर कैसे आएगा, एक ट्यूपल के अंदर आएगा। इस केस की बात करें तो रो कॉमा कॉलम, यानी कि रो कितनी है 4, कॉलम कितनी है 3, तो ऐसे आपके पास आंसर आएगा। वैल्यूज में एरे, 2 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में आपके पास सारे के सारी वैल्यूज हैं जो डिस्प्ले हो जाएंगी। एम्प्टी में अगर आपकी सीरीज आपका डेटा फ्रेम खाली है तभी आपको इसमें आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड डिम हमेशा डेटा फ्रेम के केस में 2 आंसर करता है कि रोज को कॉलम्स, कॉलम्स को रोज है जो बना देता है। हेड आप अगर इस केस की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ऊपर के 5 रिकॉर्ड, ये ऊपर के 2, ये नीचे के 5 और ये नीचे के
ही 3 रिकॉर्ड्स को फैच करके दे देगा। एक्सेस कैसे करना है आपको अपने डेटा को, अगर आप एक कॉलम को फैच करना चाहते हैं, सपोज आपके पास एक सिटी नामक कॉलम है, एक नेम नामक कॉलम है और एक मान लीजिए मार्क्स नामक कॉलम है, हम ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर मुझे सिटी नामक कॉलम को फैच करना है, मतलब इफ आई वांट टू फैच ओनली अ सिंगल कॉलम, व्हाट आई नीड टू डू, कितने सारे तरीके हैं। ये वो तरीका है जो जनरल है, कॉमन है, आप डॉट करके भी कर सकते हो। यू कैन डू इवन विद लॉक एंड आई लॉक के थ्रू भी कर सकते हो। लॉक और आई लॉक की बात करें तो क्या होगा, यहां ऐसे होता है, इस तरफ का हिस्सा इज बिलोंग्स टू रो, इस तरफ का हिस्सा इज बिलोंग्स टू कॉलम। और अगर मैंने लिखा लॉक और मैं लिख रही हूं 0, तो बाय डिफॉल्ट ये रो के लिए काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं 0 नंबर रो की बात कर रही हूं। तो ये सारे तरीके हो गए आपके पास कॉलम को एक्सेस करने के। ठीक है, मैंने लिखा लॉक और मैं यहाँ कर रही हूँ सारी रो और सिटी नाम का कॉलम, तो ये मैं कॉलम को ही एक्सेस कर रही हूँ। अगर एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस करने हैं तो एक से ज्यादा बोले तो डबल ब्रैकेट्स का यूज करना है। तो आप यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स लगा करके, ये देखो ये भी मैंने ये भी, क्योंकि डॉट में लग नहीं सकता, डबल ब्रैकेट कहाँ लगेगा, है ना। तो ऐसे आप डबल ब्रैकेट की सहायता से एक से ज्यादा कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। इफ आई वांट टू एक्सेस अ सिंगल रो और मल्टीपल रो, व्हाट आई नीड टू डू, जैसे मैंने कहा ना, ये किसको एक्सेस कर रहा है, एक सिंगल रो को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉक आई लॉक रो को ही डिनोट है जो करते हैं। अब अगर मुझे रो की बात करनी, मैंने कहा R1, तो ये लेबल्ड बेस्ड है लॉक हमारा, तो रो एक्सेस होगी। अगर 0 लिखा है तो यानी कि इंडेक्स बेस्ड है आई लॉक, जो कि आपका 0 नंबर रो को ही एक्सेस कर रहा है। एक से ज्यादा रो को एक्सेस करना है तो लॉक में आपको लेबल देने पड़ेंगे, आई लॉक में आपको उसके इंडेक्सेस देने पड़ेंगे और डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा। स्लाइसिंग भी है जो आप कर सकते हो। अब इसका मतलब है लॉक की बात करेंगे तो ये लास्ट वाला हमेशा इंक्लूड रहता है, लेकिन आई लॉक के केस में ये जो लास्ट वाला है दैट विल एक्सक्लूड। तो 0 और 1 नंबर रो इसमें एक्सेस हो जाएगी और रो नंबर 1 से लेकर के रो नंबर 2 दिस विल इंक्लूड होगा, ये वाली रोज आपके पास एक्सेस हो जाएंगी। ओके, अगर हम यहां पर बात करें तो R1 रो से लेकर के R2 R3 तक का डेटा, बट एक छोड़ करके, यहां पर हम स्टेप्स भी दे सकते हैं। इसकी बात करेंगे तो इसमें 0 1 2 3 ये आता, लेकिन हम 2 स्टेप दे रहे हैं तो एक छोड़ करके 1 और 3 नंबर रो आपकी एक्सेस होगी इस केस में। अब अगर हम सिंगल कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, क्या कर सकते हो, DF और आप उस कॉलम का नाम लिखोगे। ठीक है, आप लिखोगे यहां पर df डॉट सिटी, ये भी एक तरीका है। उसके अलावा आपके पास ये दोनों भी तरीके हैं। आई लॉक की मदद से आप उसका इंडेक्स दोगे, लॉक की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ उसका लेबल देंगे। ये कह रहा है कि सारी रोज बट एक ही कॉलम आपको एक्सेस करना है। अब अगर आप मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं तो ऊपर मैंने आपको बता दिया है तरीका कि आप डबल ब्रैकेट की सहायता से उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, लॉक की मदद से भी आप मल्टीपल ब्रैकेट्स यहां पर देंगे, जिससे आपके 2 कॉलम या 2 से ज्यादा कॉलम्स एक्सेस हो जाएंगे। स्लाइसिंग भी है जो आप कॉलम के केस में कर सकते हो। इसका मतलब सारी रोज बट नेम से लेकर के सिटी तक का जो कॉलम है वहां तक का डेटा आएगा, लास्ट इंक्लूड रहेगा, बट यहां पर लास्ट विल बी एक्सक्लूडेड, यानी कि 0 और 1 नंबर इंडेक्स 2 नंबर इंडेक्स ही आपके पास फैच होगा, क्योंकि 3 है तो 3 इंक्लूड नहीं होगा। बुलियन इंडेक्सिंग भी यहां पर हो सकती है। अगर मैंने कहा ये, तो इट मींस मेरा सिर्फ मार्क्स कॉलम फैच हो रहा है। लेट सपोज हम एग्जांपल लें, मेरे पास मार्क्स कॉलम है, ठीक है, उसमें कुछ मेरे पास डेटा है। अब इस केस में मेरे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बूलियन। क्यों? क्योंकि अगर मुझे डेटा फिल्टर करना है तो मुझे ये बाहर वाला ब्रैकेट तो मैंने दिया ही नहीं, DF वाला, जो अभी मैंने इस केस में आपको समझाया था। सीरीज में भी ये केस होगा और डेटा फ्रेम में भी ये केस है जो होगा। यहां पर आपका वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे ट्रू में, जो 97 से बड़े हैं, 97 या 97 से छोटे वाले फॉल्स में आ जाएंगे। बट इस केस में सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं होंगे जो 97 से ज्यादा वाले हैं। तो आपको एक कॉलम एक्सेस करना आ गया, पहले तो बस आप ग्रेटर देन लेस देन जो भी आपसे कंडीशन पूछे वो साइन लगा दो। बट अगर इस केस में पूछा है तो आप बस एक और ब्रैकेट लगा करके डेटा फ्रेम लिख दो, यानी कि डेटा फ्रेम और उसके अंदर आपको डेटा फ्रेम बड़ा है छोटा है 30 से, या जो भी डॉट लगा करके मार्क्स या जिस कॉलम के लिए भी आपको पूछा है। अब आप क्या करते हो, सिंगल सेल को एक्सेस करना। आपके पास H और IH भी है एक तरीका, कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक कॉलम है नेम और सिटी, और इसमें रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, इसमें मैंने नाम लिखा राज, इसमें लिखा कोमल, इसमें लिखा कोटा, इसमें लिखा मैंने गोवा। ठीक है, अब मेरे को मान लो कोटा को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगी, DF डॉट लॉक में मैंने कहा ना कॉमा से इस साइड इस आपकी रो, ठीक है, R1, और कॉलम मैंने कौन सा दे दिया, सिटी। तो मैं किसको डिनोट कर रही हूँ, कोटा को। अगर मैं यहां पर लॉक की जगह एट लिखती तो भी मेरा सेम ही आउटपुट आता, लेकिन अगर मुझे I एट
या आई लॉक करना है तो मुझे इनके एक्चुअल इंडेक्सेस देने पड़ते हैं। यहाँ ऐसे मेरे पास आता कॉलम कोटा है जो मेरे पास डिस्प्ले होता। आई एट और जो एट है ना वो सिर्फ सिंगल वैल्यूज को फैच करने के लिए यूज में आते हैं। आप वो काम लॉक आई लॉक से भी करा सकते हो, बट लॉक आई लॉक से हम और भी चीजें कर पाते हैं, जैसे एक नई रो नया कॉलम एक्सेस करना या उनको जोड़ना, और साथ ही साथ अगर हमें जो है रेंज जो है स्लाइसिंग करनी है तब भी हम आई लॉक और लॉक का यूज कर लेते हैं। सिंगल वैल्यूज के लिए कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा अगर हम आई एच और एच करें, क्योंकि आई एच और एच का यूज ही स्पेसिफिक सिंगल वैल्यूज को फैच के लिए यूज में लिया जाता है इनको। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों चारों के बीच में बता दिया। अब आपको लॉक आई लॉक में चीज समझ में आ गई होगी कि लॉक में लास्ट वाला इंक्लूड होता है, आई लॉक में एक्सक्लूड होता है। आई लॉक आपका एक्चुअल इंडेक्सेस है जो पोजीशन उन पर काम करता है, जो लॉक है वो आपका लेबल बेस पर काम है जो करता है। ओके, लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा लॉक के अंदर एक्चुअल इंडेक्सेस भी हैं जो दिए होते हैं। उस केस की बात है जब आपके पास लेबल ना दे रखे हो, तो उस केस में आप लॉक के अंदर 0 1 2 3 इंडेक्स भी है जो दे सकते हो। नया कॉलम जोड़ना या पुराने कॉलम को मॉडिफाई करना। अब देखो, आप नए कॉलम को जोड़ने के लिए ट्रेडिशनल तरीका अपना सकते हो, डीएफ और यहाँ नए कॉलम का नाम और यहाँ चेंज। 90 दिया तो हर जगह 90 आएगा, आपने अलग अलग वैल्यूज देनी है तो लिस्ट में देंगे। आप ऐसे भी नए कॉलम को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास असाइन, इंसर्ट, काफी तरीके हैं, बट ये दो मेजर, मतलब एक मेजर है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, अब मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पुराने कॉलम का नाम लिख दिया, इसे तो आप इससे सिर्फ मॉडिफाई हो सकता है, नया कॉलम जुड़ नहीं सकता इस तरीके से, बट अगर आपने पुराने कॉलम का नाम दे दिया तो वो उसमें वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगे। नए रो को ऐड करना, नए रो को ऐड करने के लिए आपको लॉक का यूज करना है। आप यहाँ पर नई रो लिखेंगे, अब हर जगह 90 हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने अलग अलग डेटा दिया तो अलग अलग डेटा अलग अलग कॉलम्स पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम मॉडिफाई। अगर हमने पुरानी रो का नाम लिख दिया तो वो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। डिलीट करना है तो आप ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। अब आप वहां पर अगर लेबल दे रखा है तो आप लेबल इंडेक्सेस का नाम है जो देंगे। अगर आपको रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर एक्सेस 0 नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, एक्सेस 0 लिख देंगे तो भी हो जाएगा, एक्सेस इंडेक्स लिख देंगे तो भी हो जाएगा, अगर इंडेक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो भी हो जाएगा। मतलब जो ड्रॉप है ना वो आपका बाय डिफॉल्ट रो पर ही काम है जो करता है। तो इसके लिए अगर आपने एक्सेस 0 देना भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉलम के केस में आपको याद रखना पड़ेगा। अब कहानी कहती है इन प्लेस क्या है। इन प्लेस जब आप सुनो, अगर आप प्रिंट के अंदर लिखोगे तो आप इन प्लेस मत लिखना, क्योंकि इन प्लेस एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंज है जो करता है। ठीक है, तो आप अगर नहीं लिखा अगर आपने पेपर में इन प्लेस तो गलत नहीं होगा, आपका सही ही होगा उस केस में। आप प्रिंट में लिख करके आ जाना, अदरवाइज आप डीएफ इज इक्वल टू करोगे तो भी ठीक है, इन प्लेस की तभी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन प्लेस कोई मेजर इशू नहीं है, ये वाइवा तक सीमित था। वाइवा में अगर किसी ने पूछा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट मल्टीपल रोज, कुछ नहीं, आप एक से ज्यादा रोज को यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट के अंदर, तो आपकी एक से ज्यादा रोज डिलीट हो जाएंगी। आपको कॉलम लिखना है तो कॉलम का नाम या तो आपको लिखना है, नहीं तो आपको एक्सेस कॉलम या एक्सेस 1 देना है। अगर आपको ये भी भूल जाते हो तो आप ऐसी हैबिट डालो कॉलम्स इज इक्वल टू लिखने की। मल्टीपल कॉलम के केस में आपको एक लिस्ट बना करके उन सारे कॉलम्स को लिख देना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। रीनेम के केस में आपको पड़ेगी जरूरत एक डिक्शनरी की। आपने डिक्शनरी की कीज में देना है पुराना नाम, अगर आप किसी रो को रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ पर नया नाम, तो ये भी बाय डिफॉल्ट रो को ही रीनेम करेगा, तो आपको इसमें भी एक्सेस 0 देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अगर आप देना चाहते हो तो यू कैन गिव, अदरवाइज आप इंडेक्स इज इक्वल टू भी दे सकते हो। और मल्टीपल रोज के केस में बस आपको कॉमा डाल करके अपनी रोज को बढ़ाते जाना है जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। कॉलम्स के केस में अगर आप कॉलम्स इज इक्वल टू लिखते हैं बहुत बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप इसको लिखना भूल गए तो आप कॉमा डाल करके एक्सेस 1 लिख दीजिएगा या एक्सेस कॉलम्स कोट्स के अंदर लिख देना। तो हमें कॉलम के केस में स्पेसिफिकली कॉलम्स एक्सेस को ध्यान में रखना होगा। चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जॉइनिंग मर्जिंग कॉन्कैटिनेट ऑफ डेटा फ्रेम। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, एक जॉइनिंग मर्जिंग कॉन्कैटिनेट, देखो आपकी जो बुक है ना, बुक के अंदर आपको दे रखा है उन्होंने ये अपेंड, ठीक है, अपेंड। लेकिन जब आपने इसको एक्चुअल में कभी परफॉर्म किया होगा ना, तब आपको कुछ अजीब सी एरर है जो आई होगी कि भाई अपेंड तो है ही नहीं है डेटा फ्रेम के अंदर, जो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या है कि हमारी एनसीईआरटी बहुत पुरानी, सदियों पहले छपी थी, तो जो पाइथन पैंडास 2 था ना, उसके अंदर ये चलता था हमारा अपेंड फंक्शन, लेकिन ये अब नहीं चलता है। ठीक है, मतलब अब ये जो है रिमूव हो चुका है। इसकी जगह पर अपेंड फंक्शन है जिसका यूज, अपेंड हमारे पास यूज नहीं होता है, इसकी जगह पर हम मर्ज नहीं हम लोग कॉन्कैट फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको भूले भटके कोई क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो आप जो है इसको ध्यान में रखना। क्या पांडास डेटा फ्रेम अपेंड कैसे करते हैं। जैसे ये एक डेटा फ्रेम है आपका,
ठीक है, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी वाला दिखा समझा देती हूँ। उससे एक डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया ये, ठीक है, फिर आपका एक डेटा फ्रेम आया, कौन सा, ये क्रिएट हुआ। अब जैसे आपने डेटा फ्रेम 1 और 2 किया ना, तो आपके पास में देखो क्या है, C1 C2 C3, तो ये आपका डेटा फ्रेम 1 आ गया। फिर आपके पास में C2 और C5 वाला, ये देखो ये आपके पास में आपका दूसरा डेटा फ्रेम, मतलब ऐसे अपेंड हो गए, चिपक गए आपस में, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम मर्ज वगैरह का यूज है जो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। तो बस ये वाली बात, ये अब यूज नहीं होता है, इसके अंदर कॉनकैट फंक्शन का यूज होता है। अब आगे चलते हैं, तो कहता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। देखिए देखिए देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से क्या चीज है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं, एक तो इंपोर्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट, ठीक है। अब क्या चीज है इंपोर्ट, मतलब बाहर की कोई चीज को अंदर लेकर के आना, ठीक है। अब क्या है कि बाहर एक CSV फाइल बनी हुई है, मान लो उसका नाम है papa.csv फाइल, ठीक है। अब वो जो CSV फाइल है ना, अब मैं उसको क्या करना चाह रही हूँ, अब उससे अंदर मतलब वो एक डेटा फ्रेम ही हो गया ना, क्योंकि उसमें क्या है, रोज है एंड कॉलम्स है, रोज एंड कॉलम्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द डेटा फ्रेम। मतलब वो जो CSV फाइल है ना, उसको मैं यूज करना चाहती हूँ अंदर, ठीक है। उस डेटा फ्रेम को मैं अंदर यूज करना चाहती हूँ, उसके ऊपर ड्रॉप, उसके ऊपर कोई नया कॉलम जोड़ना, फलाना फलाना, लॉक आई लॉक, दुनिया भर के ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो मतलब वो जो बाहर बनी हुई फाइल है ना, दैट आई वांट टू इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मतलब मुझे रीड करना है बाहर का डेटा, तो मैं यूज करूंगी read_csv फाइल। अब मुझे क्या करना है, कौन सी फाइल करनी है, papa.csv, तो मैं इसका पाथ दूंगी यहां पर, तो बस, तो वो वाली फाइल मेरी रीड हो जाए। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, read_csv। अब मान लीजिए आपने एक फाइल बना ली जिसका नाम है mummy.csv, ठीक है, या मतलब मम्मी नाम से कोई फाइल है आपके पास, डेटा फ्रेम है जो बना हुआ है। अब आपको इसका बाहर CSV बनाना है, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टू, किसी को खत भेजते हैं तो टू लिख के भेजते हैं ना, टू द प्रिंसिपल या टू द फलाना फलाना, है ना, तो to_csv। अब यहां पर पाथ वो कहां पर बन जाए फाइल, उसका नाम पूरा पाथ और उसका mummy.csv नाम हम देंगे, और वो उस पाथ पर जाकर के प्लेस हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखो इंपोर्ट read_csv, ये R लिखा है, अगर नहीं भी लिखा है तो डबल ब्रेक इनका स्लैशेस का यूज है जो करते हैं, अदरवाइज आपको जो भी पाथ उन्होंने दे रखा है एज इट इज चिपका देना अलॉन्ग विद द नेम ऑफ योर CSV फाइल, ठीक है। वी कैन लोड द डेटा फ्रॉम op.csv फाइल, वहां से डेटा लोड होकर के आपके पास आ रहा है, यानी कि यू आर रीडिंग द डेटा, read_csv। अब आपका जो डेटा अंदर है उसको आप क्या कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, तो वो उसके लिए to_csv यूज होगा कि MO आपकी फाइल बन जाए इस पाथ के ऊपर। A comma separated value is a CSV file is text file। CSV फाइल भी टेक्स्ट फाइल ही होती है। जब आपको आपका डेटा टेबल की फॉर्म में लेना होता है ना, तब हम CSV का यूज कर लेते हैं, और जब हमें पैराग्राफ वगैरह में तो हम सिंपल टेक्स्ट फाइल नोटपैड में बनाते हैं ना, वेयर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, क्योंकि वहां सारी वैल्यू सेपरेट होती है कॉमा से, क्योंकि एक रो आपकी डिनोट कर रही होती है एक पर्टिकुलर रो को, क्योंकि एक आपने लिखा तो हाँ, तो वो आपका एक एक्सेल का पूरी एक रो है जो बन जाएगी। ईच लाइन रिप्रेजेंट अ रो, ईच रो कंसिस्ट ऑफ more fields, they can be easily handled through spreadsheet application, जैसे हम MS Excel यूज करते हैं, है ना। तो यस, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आप min max काउंट ये सारे फंक्शंस यूज कर लेना, मैं आपको काउंट बताती हूँ, बाकी मैं बोल करके सब बता दूंगी। पहली चीज, काउंट फंक्शन नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करता है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो सबसे पहले तो अगर मान लो कुछ नहीं लिखा है तो मतलब इसने 0 लिखा है, नहीं तो एक्सेस 0, एक्सेस इंडेक्स, मतलब ये सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पर काउंट ना होकर के क्या होता, मैक्स हो जाता, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात होती, मिन तो मिनिमम वैल्यू की, सम तो सारी वैल्यूज को जोड़ने की बात होती। अब देखो यहाँ पर ये सारे एक ही आउटपुट लेकर के आएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में, मतलब ये जो आपका डेटा फ्रेम है ना, उसमें हर एक जो आपका कॉलम बना हुआ है ना, उससे ईच कॉलम से आपका डेटा निकल करके आएगा कि नेम में काउंट किए कितने रिकॉर्ड है, 5, इसमें कितने 4, क्योंकि एक नल है, इसमें कितने 5, एक क्या है, नल है, इस तरीके से। लेकिन अगर इसमें 1 लिखा हुआ है तो आपका डेटा विल बी कमिंग लाइक दिस, कि हर रो के अंदर, यहां पर थोड़ा सा उल्टा सोचना है, ईच कॉलम का मतलब हर रो की बात हो रही है, ईच रो मतलब हर कॉलम की बात हो रही है। तो इस रो में आपके पास 4 रिकॉर्ड है, इसमें एक नल है, इसलिए तो यहाँ मिन मैक्स जो भी आता है वो उस तरीके से परफॉर्म होती है। आपकी चीज बस पता होना चाहिए कि 0 लिखा या ना लिखा एक बराबर है, 0 मतलब ऐसे डेटा आएगा, मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ हमेशा, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को। जब हमें हमारे डेटा को विजुअलाइज करना है तब हम इस मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। इसमें 2 डायमेंशनल 2D चार्ट्स हैं जो बनते हैं। लाइन की बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे ग्राफ की वो क्या है, एक्स और वाई एक्सेस प्लॉट का यूज करते हैं। इसमें एक्स एक्सेस, इसमें वाई एक्सेस, आपका लाइन
प्लॉट है जो डिस्प्ले हो गया। अब इसके कॉमन जो हम यूज करते हैं कलर के लिए COLOR यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखनी है, काला ब्लैक के लिए K आएगा आपके पास, है ना। बाकी देखो डैश लाइन आप इसकी चेंज करा सकते हो, लाइन विड्थ भी थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हो, है ना। मार्कर आपके पॉइंट्स लाइन के कि हाँ ये इसको डिनो, यहाँ पर आप 8 या कुछ भी ऐसा लगा करके उनको जो है पर्टिकुलर हाईलाइट कर सकते हो। तो ऐसे यूज करते हैं इनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। बार ग्राफ में बार्स बन करके आती है, सेम हम यूज करेंगे, बस बार यूज कर लेंगे। यहाँ पर कलर हो गया, यहाँ विड्थ हो गया, एज कलर हो गया, ये आप यूज करते हो। बस एक चीज याद करना, जब हम बार H यूज कर रहे हैं तो हम विड्थ नहीं, हम हाइट यूज करते हैं, ठीक है। अब हिस्टोग्राम है जिसमें बिन्स का इस्तेमाल होता है। बाय डिफॉल्ट इसमें 10 बिन्स बन जाते हैं, जैसे बिन 5 किए तो इसी के ही 5 रेंज आपके पास बन जाएगी। कलर वलर आप चेंज कर सकते हो, एज कलर भी। तो ऐसे आपका ये है जो बन जाएगा। अब कस्टमाइज करना है कि टाइटल बनाना है आपको, एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड आपको रखने हैं जब आप मल्टीपल लाइंस वगैरह बना रहे हो। ट्रू करोगे तो आपके पास ग्रिड्स लाइंस आपको दिखाई जाएंगी। सेव पिग, यहाँ पर आप PNG या JPG जो भी आपकी फाइल फॉर्मेट दिया होगा आपको उसमें आपको सेव करना है। शो आप जरूर करेंगे क्योंकि इसके अलावा आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। लाइन की बात करें तो हम कोई ट्रेंड है जिसको हम दिखा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की इतना चला, इस टाइम पर इतना कम हुआ, ज्यादा हुआ। जैसे हम मैच देखते हैं तो दोनों पारियों का कंपैरिजन करते हैं ना कि पहली पारी इस ओवर में कौन कितने रन बना चुकी थी या क्या क्या हो चुका था। तो ओवर द पीरियड हमें बताना है तो हम लाइन का यूज करते हैं। जब हमें दो कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करना है, जैसे मैथ्स में कितने नंबर आए, हिंदी में कितने, तब हम इसका यूज करेंगे। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इतने से इतने ईयर के बीच में कितने लड़के पैदा हुए, कितनी लड़कियां पैदा हुई, तब हम इसका यूज करेंगे हिस्टोग्राम का। कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए, कैटेगरी के लिए कंटिन्यूस वैल्यूज, बट हम बिन्स का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स इसमें है, इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होता है, इसमें बिन्स वगैरह यूज है जो होते हैं, उनको बिन्स बोला जाता है उन पार्ट्स को। ओके अब हम डेटाबेस डिग्री यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं। कार कहां चलती है, रोड पर, तो हम टोटल नंबर ऑफ रोज की बात कर रहे हैं। प्राइमरी की 3 शर्तों पर है कि जो भी आप कॉलम, एक ही कॉलम को पहले तो आप प्राइमरी की बना सकते हो, वो हमेशा यूनिक रहेगा, उसमें हमेशा नॉट नल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एक टेबल एक प्राइमरी की। फॉरेन की 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करती है, इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि जिसको आप फॉरेन की बना रहे हो ना, वो किसी टेबल की प्राइमरी की होना जरूरी है। तो पहले वो किसी टेबल की प्राइमरी की होगी, अब मैं उसको किसी दूसरी के साथ रिलेट करूंगी तो उसको यहां लेकर के आऊंगी तो उसमें वही वैल्यू आएंगी जो प्राइमरी की में होगी। अब उसको वहां पर प्राइमरी की नहीं बोलेंगे, उसको फॉरेन की है का नाम है जो दिया जाएगा। तो ये फॉरेन की क्या कर रही है, 2 टेबल को लिंक कर रही है, रिलेट कर रही है। तो ये यहाँ पर इस टेबल का रेफरेंस लेकर के आपके पास में आ रही है, ठीक है। तो इसमें अगर 102, 103, 104 वैल्यूज हैं तो इसमें 102, 103, 104 आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। वो रखना या ना रखना आपकी मर्जी, एज पर द डेटा रिक्वायरमेंट, बट 105 नहीं दे सकते क्योंकि डेटा यहीं से आएगा, राइट। तो 2 टेबल्स के बीच में क्या है, रिलेशन क्रिएट करेगा, वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो ऑफ अनदर टेबल क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2। और अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी की हमेशा नॉट नल रहती है, फॉरेन की में नल वैल्यूज आ सकती हैं। एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, बट फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है क्योंकि हम बहुत सारी टेबल्स को भी लिंक कर सकते हैं। कैर और वेर कैर, इट्स अ फिक्स्ड टाइप ऑफ, इट्स अ वेरिएबल लेंथ। इसमें 0 से 255, इसमें 0 से 65535, इसको एक बार जरूर चेक कर लेना। टोटल कैरेक्टर लेंथ है जो इसके अंदर होती है, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड नहीं है, ये थोड़ा फास्ट है, ये फास्ट नहीं है क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इसको बार बार बदलना पड़ता है। तो इसमें आप एक एग्जांपल दे करके इनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे मैंने नेम 20 दिया, अब मैं अगर इसमें 3 लेटर लिख रही हूं तो वो सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, बट इस केस में नहीं होगा। DDL और DML की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों की बात होती है, इसमें डेटा की बात होती है जो उसके अंदर डेटा होता है हमारा। टेबल स्ट्रक्चर यानी कि हम क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम की बात कर रहे हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड योर टेबल विद द क्रिएट, अब मुझे उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आई विल बी यूजिंग ऑल्टर, मतलब इसी की कैटेगरी की कमांड से यूज होंगी जब आपको स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज करना है। जो चीजें आप क्रिएट से कर सकते थे या नहीं की, वो सारी इसी DDL की कैटेगरी से ही चेंज है जो होंगी। अब उस टेबल के अंदर डेटा की बात करनी है तो हम तब इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट और डिलीट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डेटा से रिलेटेड जो भी काम होगा हमारा DML कमांड्स के थ्रू होगा। ऑल्टर वर्सेस अपडेट, पहली चीज ये DDL है, ये DML है, ठीक है। आप अगर क्रिएट कर रहे थे टेबल को और आपने क्रिएट करते टाइम प्राइमरी की बनाना भूल गए, आपने यहाँ कॉलम, कोई पुराना कॉलम था, कोई आपने आपको डिलीट करना है या आपको ऐड करना है, उस केस में आपको टेबल का ही नाम क्यों ना रीनेम करना है, तो उस केसेस में स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब भी चेंजेस होंगे तो यू विल बी यूजिंग ऑल्टर। और अगर मुझे डेटा अपडेट करना है, किसी का नाम राम था और मुझे श्याम करना है, किसी का रणछोड़ दास, श्यामल दास ट्रांसफर था, मुझे रेंचो करना है, तो मैं उस केस में अपडेट का यूज करूंगी क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, डेटा को मॉडिफाई कर रही हूँ, डेटा को अपडेट कर रही हूँ। इनका आप सिंटेक्स भी है जो पेपर में जरूर लिख के आएंगे जिससे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटर वे में। ड्रॉप हमारी DDL है, ये हमारी DML है। अगर मुझे टेबल की स्ट्रक्चर को ही मेमोरी से रिमूव करना है अलॉन्ग विद इट्स डेटा तो आई विल बी यूजिंग ड्रॉप, बट अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है
ठीक है, मान लीजिए कोई शाम था, अब जॉब छोड़ के चला गया, तो अब आप उसके रिकॉर्ड को डिलीट करोगे, ना कि पूरी टेबल डिलीट करोगे। तो डिलीट यानी कि आप रिकॉर्ड्स को रिमूव कर रहे हो, राइट। तो उस केस में हम यूज करते हैं किसका, डिलीट कमांड का। ड्रॉप का कब हम यूज करेंगे, ये चीज हमें पता है कि तो ड्रॉप से मुझे कैसे समझ में आती है कि मुझे अगर टेबल को ही रिमूव करना है, मैंने कहा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो पूरी टेबल जड़ से रिमूव हो जाएगी। डिलीट यानी कि मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर रही हूं, तो मैंने कहा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ऐसा लिखते पूरी टेबल के अंदर का डेटा रिमूव हो जाएगा, बट टेबल आपकी मेमोरी में रहेगी। एक और चीज बता दूं, अपडेट एंड डिलीट, ये आपकी डीएमएल की कमांड है, इनके साथ आप वेयर का यूज कर सकते हो। मतलब वेयर क्लॉज लगा के आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसको अपडेट करना और इसको डिलीट करना। अगर आप नहीं लगाओगे तो सब अपडेट हो जाएंगे और सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ऑल्टर के केस में कोई वेयर क्लॉज है ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ डेटा नहीं, आप टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हो। अब आप करते हो लाइक और नॉट लाइक की बात, तो ध्यान से सुनिए, लाइक और नॉट लाइक के केस में क्या होगा। हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, हम अंडरस्कोर का एंड परसेंट का। देखिए यहाँ इस केस में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि कुछ आएगा कि नहीं आएगा। इस केस में आप थोड़े से श्योर हो कि कितना आएगा। जैसे आपने लिखा A%, मतलब उसका नाम ए हो सकता है, यस। उसका नाम ए से शुरू होगा, यस। उसके अलावा कुछ नहीं। उसका नाम ए भी हो सकता है अकेला, बस उसका नाम ए से शुरू तो होगा ही होगा। अब मैंने कहा %A, उसका नाम ए हो सकता है, यस। अकेला ए हो सकता है, यस। उसके नाम में जो है वो खत्म ए से होगा, यस। ठीक है। अब अगर मैंने दिया यहाँ पर A%M, तो उसका नाम ए से शुरू एंड एम से खत्म होगा, बीच में कुछ हो या ना हो, मतलब उसका नाम AM भी हो सकता है और ए और एम के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अगर मैंने लिखा यहाँ पर %A%, तो उसका नाम ए हो सकता है, यस। उसका नाम ए से शुरू हो सकता है, यस। उसका नाम ए से खत्म हो सकता है, यस। उसके नाम में कहीं पर भी आ सकता है, यस। तो ये इस केस में हो कि आप श्योर नहीं हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा _A%, मतलब उसके नाम में यहाँ कुछ तो होगा, A to Z या 1 2 3 में से भी कुछ भी होगा, लेकिन सेकंड जो लेटर है उसका ए होगा, तो मतलब उसका नाम पा, मा ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके बाद में कुछ हो या ना, उसको कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, इसकी गारंटी कि यहाँ कुछ तो होगा। जैसे मैंने कहा A_, तो मतलब उसका जो नाम है 2 लेटर का है, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडरस्कोर है। अगर मैं यहाँ % लगा देती हूँ, तो मतलब ए से पहले कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट ए के बाद एक लेटर जरूर है जो होगा। कई बार ऐसा आता है 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, उसके नाम में 5 लेटर हैं। हम इसको ईयर वाइज वगैरह में भी यूज करते हैं, कि जैसे मैंने पहले क्या आता है, अगर हम बात करें, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। कई बार ईयर दिया होता है तो ईयर पूछ रहा होता है, तो आप % लगा दो। महीना दिया है तो आप महीना लगा दो और डे लगा दो। मतलब ईयर आपको पता नहीं है ना, तो आप ये भी है जो यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसे यूज में आता है। अब इसमें देखो एग्रीगेट फंक्शंस हैं आपके पास में, तो एग्रीगेट फंक्शंस की अगर आप बात करोगे तो आपके पास में एग्रीगेट फंक्शन में सम, आपके पास एवरेज, आपके पास मैक्स, आपके पास मिन और आपके पास काउंट। इनमें से कोई भी फंक्शन है ना जिसकी दोस्ती नहीं है नल के साथ में, ठीक है, ये नल के साथ बात ही नहीं करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 3 4 5 लिखा है और एक वैल्यू आपके पास नल है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 4 5 प्लस हो जाएंगे। 3 4 5 मतलब 3 + 4 + 5 अपॉन में 3 होगा। ठीक है, ये एक एक्सक्लूड होगा। लेकिन अगर इसको इंक्लूड करता है तो काउंट स्टार मतलब सब कुछ इंक्लूड होगा। तो इसमें सारे के सारे रोज कितनी है आपके पास वो डिस्प्ले हो जाएंगे, कि मतलब इसमें आपका आंसर 4 आएगा, इसमें 3 आएगा। इसका यही मतलब है कि एक नल है एक रिकॉर्ड। इसलिए अब देखो ग्रुप बाय का बेसिकली यूज होता है, हम इसको ज्यादातर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका सेंस तभी निकल करके आता है कि जैसे मैं अगर इसको कहूं तो ग्रुप बाय के साथ में मैं एक कॉलम को लगाऊंगी। ये जो कॉलम है ना, ये ग्रुप बन सकता है, मतलब इसमें डुप्लीकेसी हो रही होगी, क्योंकि ग्रुप भी तो डुप्लीकेसी का बनेगा ना, बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बनेगा जहां बहुत सारे गर्ल्स हो, जो बहुत सारे बॉयज हो, है ना। ग्रुप भी मान लो कंट्रीज का बनेगा, कि ये एशियन कंट्रीज है, ये दूसरी कंट्रीज है ना। तो यानी कि ग्रुप जब भी बन रहा होगा ना किसी एट्रीब्यूट्स में, तो पहली चीज वहां पर डुप्लीकेसी आ रही होगी। और कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे ईच है, वाइज है, ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, और जिसको भी आप यहाँ लिखते हो ना, उसको आप यहाँ लिखते हो। अब कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन आपको यूज करने के लिए बोला होगा, फ्रॉम टेबल का नाम तो आता ही आता है। तो ये ट्रिक है जो आपको अपनानी होती है, जो मैंने अपनी क्लासेस में 50,000 बार बोल चुकी हूँ। हैविंग होता है कि आप ये पूरा ग्रुप बाय के बाद में एक फिल्टर होकर के टेबल निकली, अब उस टेबल को आपको फिल्टर करना है, मतलब उस टेबल पर कंडीशन अप्लाई करनी है, तब आप हैविंग का यूज करते हो। वेयर क्लॉज यूज होता है ग्रुप बाय से पहले, जो कि पूरी टेबल पर अप्लाई होता है। ठीक है, हैविंग का यूज हम करते हैं ग्रुप बाय के बाद में। ठीक है, क्योंकि हम वो जो टेबल आई है ना ग्रुप बाय के बाद में, उसको फिल्टर करना चाहते हैं। और वेयर का यूज होता है टेबल पर अप्लाई होता है, इसलिए हम उसको ग्रुप बाय से पहले यूज करते हैं। तो आपका सिंटेक्स कुछ ऐसे रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो पहले आता है सेलेक्ट,
फिर आता है फ्रॉम, फिर आता है वेयर, फिर आता है ग्रुप बाय, फिर आता है हैविंग। ऑर्डर बाय जहां पर भी होगा वो सबसे लास्ट में ही है जो होगा, ठीक है। इट इज यूज टू फिल्टर ग्रुप, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन, ये सारे के सारे यूज होते हैं। इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में रोज और रोज मल्टीप्लाई होती है, कॉलम्स और कॉलम्स जुड़ते हैं। दो टेबल अगर आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है तो उसमें कितनी रोज है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो वो अगली टेबल में मल्टीप्लाई होकर के आएंगे और कॉलम्स जुड़ जाएंगे। इक्वी जॉइन में इक्वल्स टू की कंडीशन लगती है, ठीक है। वेयर पहली टेबल दूसरी टेबल प्राइमरी की फॉरेन की इक्वल्स टू से डिनोट होता है इक्वी जॉइन के अंदर। अब हम इनकी बात कर ले तो पावर फंक्शन एंड पावर फंक्शन दोनों एक ही हैं, बस कुछ नहीं, ये पावर लगा के आपको आंसर करेंगे। राउंड के केस में अगर आप इसको समझो तो आप इसको ऐसे समझो, अगर मैंने कहा राउंड और मैंने कहा 3.5 और मैंने कहा अगर राउंड और मैंने कहा 3.50, पहली चीज तो दोनों एक ही है, सेम आंसर करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर ये राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये इसको देखेगा, ये आपका 4 आंसर करेगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर मैंने कहा 3.567 कॉमा 2 किया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव देखेगा। पॉजिटिव है तो ये दोनों, अब ये आगे वाला देखेगा, ठीक है। अब इस केस में 57 हो जाएगा, लेकिन अगर यहां 2 होता तो ये 56 ही रहता, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन आपके पास ये वाली आ सकती है कि जैसे मैंने कहा 1 2 3 और मैंने यहां पर 5 कॉमा -1 लगा दिया, तो मतलब जितनी 1 लगाया वो 0 बन जाएगा, तो आपके पास 3 2 1 आ गया, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए 5 होता तो आपके पास 0 4 2 1 आता, क्यों, क्योंकि ये खुद 5 है ना, तो अगले वाले को एक गिफ्ट दे दिया। वैसे अगर हम यहाँ 2 लगाते तो पहली बात 2 0 आती, फिर 1 और 2 आता, लेकिन अगर ये जो 3 है ये 6 होता तो ये 1 3 हो जाता आपका। ये केस आपको ध्यान रखना है किस केस में, जब आप इसकी बात करते हो राउंड की। मोड कुछ भी नहीं, आपको रिमाइंडर दे देता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, और अगर कहीं ऐसे लिखा है मोड एंड 3 और अगर कहीं ऐसे लिखा है मोड 20,3 तो दोनों सेम ही आंसर कर रहे हैं आपको। यू केस एंड अपर दोनों सेम आंसर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर देंगे। एल केस और लोअर एक ही आंसर है जो आपको करते हैं। मिड, सबस्ट्रिंग, सब एसटीआर तीनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। 3 पैरामीटर आए तो 2 मतलब मुझे कहां से शुरू करना है, 1 और 2, 2 नंबर इंडेक्स, यहां 0 मत कर लेना गलती से। 3 मतलब टोटल, तो वाई टी एच आपके पास में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ अकेला 2 लिखा होता तो वाई से लेके एंड तक सारे का सारा फैच होता आपके पास में, मतलब सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो। जैसे लव जीत में से लव निकालना है तो एक पूरी स्ट्रिंग में से एक हिस्सा निकालना ना। लेंथ हमेशा इंटीजर में आंसर करेगा, टोटल लेंथ आपको बताएगा। डेटा बेस टोटल कितनी लेंथ है। अब बच्चा कहते हैं स्पेस को कहां, स्पेस भी काउंट होगा ना, 1 2 3 जो भी लिखा है डबल सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, एवरीथिंग विल बी काउंटेड। लेफ्ट मतलब 3 से, मतलब 3 मतलब मुझे लेफ्ट से कितने चाहिए 3, राइट मतलब मुझे राइट से चाहिए कितने 3। अब बच्चा इन दोनों को मिड, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग से भी करके आ सकता है, जरूरी नहीं कि अगर आपने कहा कि लेफ्ट और राइट नहीं, अगर आप इससे करना चाहते हैं मिड सब स्ट्रिंग उससे भी कर सकते हो, ठीक है। इन एसटीआर देखो, एक तो ये और एक ये, इनका आंसर आपको सिर्फ इंटीजर में आता है। इन एसटीआर मतलब ये बताएगा कि पुट में पी का इंडेक्स क्या है, तो 1 2 3 4 आपको बता दिया। अगर मान लीजिए यहां पर कैपिटल पुट भी होता तो भी, क्योंकि इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव सिर्फ यही है पूरे जितने भी फंक्शंस हैं उनके अंदर से। हाँ, लेकिन अगर मैंने यहां लवजीत कह दिया ढूंढने के लिए, तब आपके पास 0 आंसर आ जाएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट के स्पेसेस आर ट्रिम, राइट के स्पेसेस ट्रिम, दोनों साइड के स्पेस रिमूव करेगा। ट्रिम में और भी कंडीशन है जो होती है, बट ये मेन है। मैंने जब स्ट्रिंग को पढ़ाया था नॉर्मल क्लास में, तब मैंने इसके और भी केसेस हैं जो डिस्कस किए थे। बाकी इसका मेन यही है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना, ठीक है। नाउ के अंदर क्या होगा, करंट टाइम स्टैम्प है जो आएगा। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता। एक बार ये पेपर में आया था कि कितने पैरामीटर होते हैं, कितने भी, कुछ भी नहीं लिखते हम इसके अंदर। हम ऐसे लिख सकते हैं डेट और फिर नाउ, ठीक है। मतलब अब ये आज की डेट आपको पूरी बता देगा टाइम स्टैम्प में से निकाल के। डेट मतलब डेट बताएगा, मंथ मतलब मंथ, ये बताएगा सेकंड 2 3 4 जो भी है। मंथ नेम मतलब फरवरी जनवरी, ऐसे नेम बताएगा। ईयर में ईयर आएगा, डे में आपके पास डे आएगा, डे नेम में आपके पास संडे मंडे ट्यूसडे आएगा, ठीक है। मैंने इसको हमेशा पहले भी ऐसे याद किया, डे नेम क्या है, संडे मंडे, और डे में तारीख बताएगा। ओके, आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यहां से शुरुआत होती है नेटवर्किंग की। आरपा नेट, एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन खुद क्या है उससे ज्यादा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पैन, लैन, मैन, वैन। देखो, अगर मैं एक कमरे की बात कर रही हूं और मैं ब्लूटूथ की बात कर रही हूँ, हॉटस्पॉट की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। लिमिटेड रेंज हॉटस्पॉट की तो वो हम पैन के अंदर रखते हैं, मतलब पैन बोला जाता है। लैन मतलब हम एक पूरी बिल्डिंग की, एक स्कूल की, एक ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैन मतलब हम पूरी मेट्रोपॉलिटन एक सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब एक सिटी के कोने से दूसरी सिटी के कोने तक की बात हो रही है। वैन मतलब एक शहर से दूसरा शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, मतलब दायरा बहुत, ये हमारा इंटरनेट है बेसिकली, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क है जिसको स्पेसिफाई किया गया है। तारों में तार इज द फाइबर ऑप्टिकल तार। हाई स्पीड है, सबसे महंगी है, तो जब हमें हाई स्पीड और सबसे महंगी वायर बतानी होती है तब हम ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल है जिसको
बताते हैं। डिवाइसेस में मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है, इसका क्या काम है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना। देखो ये क्या है, सेंडर है, ये क्या है, रिसीवर है। यहां से मुझे कोई डेटा इसको रिसीवर को भेजना है। अब हमारे कंप्यूटर में चलती हैं डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल लैंग्वेज 0101। अब हमारे जो सिग्नल्स हैं, मतलब इंटरनेट है, वहां पर एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लगा होता है, मॉडेम लगा होता है। इसका क्या काम होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। यहां से एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू आपके रिसीवर तक डेटा पहुंचा, वहां पर जो मॉडेम है वो दोबारा से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे आपके रिसीवर को समझ में आ जाएगी भाषा। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मैंने इसको डैड से याद किया कि डीमॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, और जो मॉड्यूलेटर होता है वो रिवर्स, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ऐसे करके आप इसको लंबा चौड़ा लिख करके आ सकते हो। रूटर यानी कि रूट डिसाइड करने वाला, कनेक्ट्स मैनेज मल्टीपल नेटवर्क्स यहां पर कनेक्टेड है आपके डिवाइसेस। अब किस रूट से डेटा आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, रूटर के थ्रू। रिपीटर यानी कि एम्पलीफाई करेगा, रिपीट करेगा सिग्नल्स को। ये है रिसीवर, ये है सेंडर, ये है रिसीवर। डिस्टेंस ज्यादा है, 100 मीटर या उसके आसपास या उससे थोड़ी सी ऊपर है, तब बीच में क्या लगेगा, रिपीटर लगेगा, ताकि जो वीक सिग्नल्स हैं उनको जो है ट्रांसमिट किया, रीजनरेट है जो किया जा सके, जिस फॉर्म में वो आए थे उसी फॉर्म में उनको आगे भेजा जाए। जैसे कि अगर मैंने किसी को आवाज लगाई, अब डिस्टेंस मायने रखेगी ना, अगर वो पास में है बंदा तो मेरी आवाज सुन लेगा, लेकिन अगर दूर है तो उसको नहीं सुनाई देगा। तो मुझे बीच में एक रिपीटर को खड़ा करना पड़ेगा और मैं कहूंगी कि हाँ कल तुम्हारा पेपर है। उसको नहीं सुनाई दिया, लेकिन रिपीटर को सुनाई देगा। अब रिपीटर उसको रिपीट कर देगा वो वाली चीज कि मैम ने बोला कल तुम्हारा पेपर, और अच्छे से पढ़ लेना। चलो अब आगे चलते हैं, चलते पता चलता है गेटवे। दो डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क्स है जिनको कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज होता है। ब्रिज हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी दो सिमिलर नेटवर्क्स के बीच में, लैन के बीच में हम इसका यूज करते हैं। हब या स्विच, दो ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब अगर हब लगा है तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसके साथ में 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आपने मैसेज यहां से यहां किया, तो हब क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। तो उससे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सबको मैसेज जो पहुंच जाता है। इस वजह से यहां ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होता है, इसलिए इसको डम डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि एक मैसेज जो यहां जाना था इसने क्या किया, सबको फैला दिया। तो हमारे जैसे फ्रेंड्स में एक हब होता है ना, उसको अगर हम कोई भी बात बताते हैं तो वो सारे स्कूल में फैला देता है ना, बिल्कुल। एक फ्रेंड होता है जो स्विच भी होता है, अगर यहाँ स्विच लगा होता तो डेटा यहीं पर जाता, इसलिए यहाँ ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है और डेटा फास्टली भी है जो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो ये है आपके हब और स्विच के बीच में अंतर। टोपोलॉजीज में देखो, स्टार टोपोलॉजी है, बीच में एक डिवाइस है, उसके साथ में बाकी सारे के सारे कनेक्टेड हैं, तो दिस इज स्टार टोपोलॉजी। एक लंबी सी वायर है जिसको बैकबोन बोला जाता है। यहां पर जो है टर्मिनल्स हैं जो लगे होते हैं, और इधर आपके डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर, आपके नोड कह लो आप जिसको, कंप्यूटर, प्रिंटर जो भी है। तो यस, दिस इज योर कौन सा, बस टोपोलॉजी। अब बस और स्टार के कॉम्बिनेशन से बनती है ट्री टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ये जो है वायर्स कनेक्शन रिक्वायर होती है, क्योंकि इसमें जितने कंप्यूटर हैं वो आपस में सारे ही कनेक्टेड हैं जो होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। इट्स अ यूनिक लॉजिकल एड्रेस। देखिए क्या होगा, आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आपको आपका जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको एक एड्रेस दे देगा जो कि आपका यूनिक एड्रेस है। आप इंटरनेट पर इसके बिना जा ही नहीं सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप इंटरनेट पर गए, यू नीड एन आईपी एड्रेस, जो आपका आईएसपी है वो आपको एक आईपी एड्रेस दे देगा। तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस है। जैसे जगह चेंज की, आईएसपी चेंज किया, तो आपका आईपी एड्रेस भी है जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है मैक एड्रेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर होता है, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है वो उसके ऊपर उस मैक एड्रेस को है जो लिख करके है जो आपको देती है। इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आईपी एड्रेस होता है, जैसे जगह बदली, आपने आईएसपी बदला तो वो भी चेंज हो गया। अब वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। जब भी हम वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं तो यही प्रोटोकॉल है जो फॉर्म में आता है। डोमेन नेम, जैसे मैंने कहा www.xyz.com। अब देखो क्या है, एक्चुअल में तो इंटरनली उसका आईपी एड्रेस ही है जो काम कर रहा है, बट इतने सारे आईपी एड्रेस याद रखना इज वेरी टफ, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस है जो होगा। अगर मुझे XYZ वेबसाइट को फैच करना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस याद रखना पड़ेगा। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर कि अरे यार मैं कैसे याद करूं उन सारे आईपी एड्रेसेस को। तो इसलिए क्या किया, एक इजी नाम रख दिया, एक डोमेन रख दिया जो सबको याद रहे, ठीक है। तो वो क्या होगा, डोमेन भी यूनिक है आईपी एड्रेस की तरह, यूनिक ही होगा। तो बस डोमेन है आपके पास में पूरा का पूरा, जैसे ये है डोमेन हो गया इसका। अब इसमें ये जो है ये टॉप लेवल डोमेन है, ये दर्शाते हैं कि कमर्शियल है, .org की ऑर्गेनाइजेशन है, .in है कि ये इंडिया से रिलेटेड है,
ठीक है, ओके। तो ये ह्यूमन रीडेबल नेम्स मैपिंग टू आईपी एड्रेस, जैसे मैंने कहा XYZ, इंटरनली तो उसका आईपी एड्रेस ही फैच होकर के आपके पास में वो XYZ वेबसाइट है जो डिस्प्ले हो रही है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो भी जितने भी वेब पेजेस है सारे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि वेब है ना, जाल आपको बोला गया है। तो अगर मुझे एक वेब से दूसरे वेब पेज पर जाना है तो मैं इसी के थ्रू है जो जा सकती हूँ, क्योंकि सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और वेबसाइट या वेब पेजेस के ऊपर क्या होता है, फोटोज होती हैं, कोई भी आप कह लो मीडिया, उसके ऊपर गिफ फाइल्स होती हैं, या फिर कोई टेक्स्ट है जो लिखा हुआ होता है, मुझे उनको एक्सेस करना है एक से दूसरे लिंक पर मुझे पहुंचना, हाइपर लिंक पर क्लिक करके, तो इसी के थ्रू है जो हो सकता है वर्ल्ड वाइड वेब, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। डायनामिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज। पहले तो देखो, वेब पेज एक हिस्सा है एक वेबसाइट का, तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे एक कॉपी है, मैंने एक कॉपी ली साइंस की, ठीक है, तो वो साइंस की बुक है, उसके अंदर साइंस से रिलेटेड चीजें ही हैं जो होंगी। तो जो वेबसाइट होती है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को देख करके बनाई जाती है, कि जैसे मेरा कोई स्कूल है XYZ, अब मैंने उसकी एक वेबसाइट बना दी, तो वो वेबसाइट एक बुक हो गई मेरे स्कूल की, तो वो मेरे XYZ स्कूल के बारे में ही आपको बताएंगी, और उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हो गए, वो क्या हो गए, वेब पेजेस। पहला चैप्टर अबाउट द स्कूल, तो वो स्कूल के बारे में बताएगा। दूसरा मान लीजिए गैलरी है, स्कूल की फोटोज है, तो वो जो वेब पेज है वो स्कूल की फोटोज बताएगा। अब एक तीसरा मैंने बना दिया वेब पेज, उसके अंदर मान लीजिए कि भाई वो जो है कॉन्टेक्ट अस वाला, कि आप हमसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें फाइंड करिए गूगल मैप पर, तो वो एक अलग वेब पेज है जो हो गया। तो एक वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जिसमें अलग अलग को लेकर के आपके वेब पेजेस है जो होंगे। जैसे आपके पास चैप्टर है कि एक चैप्टर इसका है, तो रिलेटेड टू साइंस ही ना सारे के सारे, ठीक है। तो अब उसके अंदर आपके पास दो आते हैं, एक तो डायनामिक और दूसरा स्टैटिक। मतलब डायनामिक जो कि चेंज हो जाता है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आप एक स्कूल की वेबसाइट पर गए, तो आज कुछ बच्चों के बर्थडे हैं तो वो डिस्प्ले हो रहे हैं, कल जाओगे तो कल दूसरे बच्चों के बर्थडे हैं, उनकी फोटोज डिस्प्ले होंगी, परसों तीसरे की, ठीक है। जैसे कि हम शेयर मार्केट वाली वेबसाइट्स देख लें, या फिर जो क्रिकेट का रिजल्ट बताती है, तो वो पल पल चेंज होती है ना उनके अंदर डेटा, तो वो डायनामिक वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो जो आज देखी है 10 साल बाद देखी, जिसमें डेटा स्टैटिक रहता है, ठीक है। स्टैटिक पेज कैन नॉट चेंज, लेकिन ये अपडेट हो जाता है मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। मैं इंटरनेट यूज करना चाहती हूँ तो हाथ पर थोड़ी ना करूंगी या हवा में थोड़ी ना यूज करूंगी, आई नीड अ सॉफ्टवेयर टू यूज इंटरनेट। मैं अगर गूगल को खोलना चाहती हूँ, मैं अगर अपनी जीमेल आईडी, तो मुझे कुछ तो प्लेस चाहिए, तो वो वेब ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें एक्सेस करना, डिस्प्ले करना वेब पेजेस को अलाउ करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल्स हैं। आपने ईमेल भेजनी है, उसके लिए रूल है। आप इंटरनेट पर चैट कर रहे हो, आप वॉइस कॉल कर रहे हो, हर किसी के लिए रूल बन रखे हैं। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP, ठीक है। PPP प्रोटोकॉल और POP के बीच में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है फुल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये सारे, इसकी फुल फॉर्म मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में है जो बताइएगा। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। बाय द वे मैं बता दूं, जब मैं सेंडर से रिसीवर को मेल भेज रही हूं तो सेंड हुई तो SMTP फॉर्म में आया, लेकिन जब उसको उसके सर्वर पर पहुंच गई और वहां से उसको रिसीव हो रही है तो IMAP फॉर्म में आ रहा है, POP फॉर्म में है जो आ रहा है। एडॉन्स और प्लगइन्स क्या है, देखो दोनों के दोनों ब्राउजर की फंक्शनैलिटीज को ही इनहैंस कर रहे हैं। टिपिकली ब्राउजर एक्सटेंशन दैट मॉडिफाई अ न्यू फीचर, आपके ब्राउजर में कुछ न्यू फीचर है, उसको आपको एड ऑन करना है, इनहैंस करना है, तो उसके लिए आप एडॉन्स का यूज करते हैं। अब मैं चाहती हूं कि मेरे ब्राउजर में कुछ और चीजें जो नई भी है ना वो भी ऐड हो जाए। जैसे मैं चाहती हूं कि वो जो है उससे मैं कोई भी PDF है उसको पढ़ पाऊं, या कोई मल्टीमीडिया कंटेंट है उसको देख पाऊं, है ना, कोई एनिमेशन कंटेंट है उसको देख पाऊं, तो वो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको मेरे उस ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर देगा, तो इससे मेरी ब्राउजर की फंक्शनैलिटी इनहैंस हो जाएगी। तो एडॉन्स जो उसकी खुद की ब्राउजर की फंक्शनैलिटी, बस उसको आप इनहैंस कर रहे हो, और ये प्लगइन्स हैं जो आप एक्स्ट्रा इनहैंस करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज कर रहे हो। कुकीज क्या होंगे, स्मॉल डेटा फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स डिवाइसेस बाय वेबसाइट्स टू रिमेंबर द प्रेफरेंस एंड ट्रैक द एक्टिविटी। आप किसी वेबसाइट पर पहले कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम गए हो, तो वो खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगी। जैसे ही आपने उसको खोल लिया, अब आप उस पर ब्राउज करते गए, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने फ्लिपकार्ट को खोला और मैंने मान लीजिए बीबा का कोई प्रोडक्ट है जिसको बड़ा सर्च किया। अब मैं अगली बार जब जाऊंगा, एक तो वो जल्दी ओपन होगी और दूसरा मेरे पास रिकमेंडेशन ज्यादा बीबा की आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी पास्ट हिस्ट्री ये कह रही है कि मैंने लास्ट टाइम जो प्रेफरेंसेस की थी वो बीबा के प्रोडक्ट्स की थी, इस वजह से वो मेरी पुरानी जो ट्रैक है उसको उस प्रेफरेंस को याद रखेगा और उस अकॉर्डिंग मेरे को थाली परोसेगा, यानी कि मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। और यस, ये होती है आपकी कुकीज। कई बार हम एक फॉर्म फिल करते हैं और दोबारा जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पुरानी डिटेल्स उसके अंदर आ जाती है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, कुकीज के ही एग्जाम्पल्स हैं। आप वॉइस ओवर
ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हमने देख लिया ऊपर कि वॉइस अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसमें कौन सा फ्रेम में आता है, वॉइस वीओआईपी प्रोटोकॉल है जो फ्रेम में आता है। तो दिस इज लाइन बाय लाइन। अगर कोई चीज आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पढ़नी है तो वो भी आप जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपको मतलब रह गई है आपकी, जो भी आपको पढ़ना जल्दी जल्दी में, तो आप लैपटॉप से पहली चीज आप ओपन करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, और आपने क्या किया, यहाँ सर्च बटन पर गए। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है वेबसाइट का ही पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने वेबसाइट एंटर किया यहाँ पर और एंटर प्रेस कर दिया। नाउ रिलेटेड टू वेबसाइट सब कुछ आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आपको कैसा लगा लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा सिलेबस? दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो करिएगा। एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।